आई स्टार्ट करता हूं मैं। कल हमने जो स्टडी किया, मैं आपको हल्का सा बता दूं कि लिटिल फ्रेंच, जो फ्रेंच लड़का था, उसने सोचा कि मुझे आज इतना अच्छा अंडरस्टैंड क्यों हुआ है, बिकॉज he was very dedicated. Okay? अभी मैसेज क्या पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक चल रही है हमारी, फर्स्ट लेसन चल रहा है हमारा टेक्स्ट बुक का, और मैं पढ़ रहा हूं। I had never listened so carefully. Okay? पेज नंबर 7, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। Okay? I had never listened so carefully. तो फ्रेंच कह रहा है कि मैंने कभी इतने सावधानी से सुना ही नहीं था, and that he had never explained, और उन्होंने कभी इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया था, explain everything with so much patience, इतने अच्छे धैर्य के साथ। तो मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं था, और टीचर ने कभी इतने अच्छे धैर्य के साथ एक्सप्लेन भी नहीं किया था, वर्णन भी नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता था, almost as if, करीब करीब जैसे कि the poor man, बेचारा टीचर wanted to give us, हमें देना चाहता था, all he knew, जितना वो जानता था। तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो टीचर आज जितना खुद जानता था सब कुछ हमें देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तो आज की जो क्लास टीचर की थी वो इतनी इफेक्टिव क्लास थी जैसे कि वो जाने से पहले हमें सब कुछ जो जानता था देकर जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और वो इन सारी चीजों को रखना चाहता था इनटू आवर हेड्स, हमारे माइंड में, एट ए वन स्ट्रोक, एक ही बार में। और इस टाइप से वो पढ़ा रहा था जैसे वो एक ही बार में सब कुछ हमारे माइंड में रख देना चाहता था। तो आज उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाना शुरू किया टीचर ने। तो एक केयरलेस जो स्टूडेंट था उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ये खुद अपनी लैंग्वेज में या खुद अपने शब्दों में हमें सुना रहा है कहानी। आफ्टर द ग्रामर के बाद we had a lesson in writing, हमने राइटिंग में एक चैप्टर रखा, या हमने राइटिंग का एक चैप्टर लिया, पहले ग्रामर पढ़ाई टीचर ने, फिर राइटिंग का चैप्टर लिया। That day M. Hamel had new copies for us, और उस दिन M. Hamel हमारे लिए नई कॉपीज लाया था, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू कॉपी लेकर के आए थे टीचर, मिस्टर एम हेमल थे जो। एंड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन कॉपीज के ऊपर सुंदर राउंड हैंड गोल अक्षरों में लिखा हुआ था। जो कॉपीज लेके आए थे टीचर स्टूडेंट्स को देने के लिए, उन सब के ऊपर राउंड हैंड यानी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था वो देखिए, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस और एल्सेक सभी कॉपियों पे लिखा हुआ था। यानी ये एक याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए टीचर सभी स्टूडेंट्स को आज
देने की सोच करके आया था। क्यों? बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल। आफ्टर दिस डे टुमारो विल बी द जर्मन लैंग्वेज। कल तो लैंग्वेज कौन सी होगी? जर्मन भाषा हो जाएगी। इसलिए ये अपने देश के प्रति अपने जो डेडिकेशन था उसको शो करने के लिए स्टूडेंट्स को न्यू कॉपीज देने के लिए लेके आया था, जिन कॉपीज पे लिखा हुआ था फ्रेंच एलसेक, फ्रेंच एलसेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। ये कॉपियां जब हर बैग के पास में या हर टेबल पे रखी गई तो दे लुक्ड, वो दिखाई दी लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे फ्लैग्स की भांति। जैसे हर बेंच के ऊपर वो कॉपी रखी हुई है, हर बेंच पे वो कॉपियां रखी हुई है, हर बेंच पे सेम कॉपी एलसेक फ्रेंच लिखी हुई। तो टोटल स्टूडेंट्स के पास सेम कॉपीज रखी हुई थी। तो ये लिटिल फ्लैग्स की तरह लग रहा था, जैसे कि हर बेंच के ऊपर छोटे छोटे झंडे लगे हुए हों, ऐसे कॉपीज दिखाई देती थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। स्कूल के कमरे में हर जगह फ्लोटिंग मींस लहराते हुए। जैसे ये कॉपीज सभी बैग पे रखी हुई थी सेम, तो ये ऐसे लग रही थी छोटे छोटे झंडे स्कूल के हर रूम में, स्कूल रूम में छोटे छोटे झंडों की तरह लहरा रही हो। ऐसी एक मैचिंग बनती थी ये कॉपीज के वहां रखे रहने से। ओके, hung from the road at the top of our desks। एक रोड से छत, एक रोड के ऊपर लटके हुए जैसे झंडे होते हैं ना, रोड के ऊपर झंडा बनाते हैं अपन यू लाइक दिस, जैसे कि एक रोड के ऊपर झंडे की भांति ये लटकी हुई हो, ऐसे हर बेंच के ऊपर ये लहरा रही थी कॉपियां। हर डेस्क के टॉप पर लास्ट वाली किनारे पर रखी हुई थी कॉपी थी जो तो सुंदर लग रही थी, ट्यूनिंग अच्छी दिख रही थी। You ought to have seen how everyone set to work। तुम खुद देखते, You ought to have seen, अगर तुम खुद देखते, how everyone set to work, हर कोई कैसे काम में लगा हुआ था। उस दिन सभी पूरे मन के साथ काम में लगे हुए। And how quiet it was, और कितनी शांति थी वहां पे। आज ये खुद देखते तो बनता। The only sound was the scratching of the pens over the paper। केवल जो आवाज आ रही थी वो आ रही थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अब आप देख लीजिए कितनी क्वाइटनेस थी वहां पे कि पेपर के ऊपर जो पेन चलता है और जो आवाज बनती है स्क्रैचिंग की, पेन के चलने से जो आवाज बनती है वो आवाजें सुनाई पड़ रही थी क्लासरूम में। इतनी पीसफुल क्लास उस दिन थी। तो पेपर के ऊपर पेन के चलने की, ओनली स्क्रैच होने की या रब करने की जो आवाज आती है वो सुनाई पड़ रही थी। Once some beetles flew in। एक बार कुछ बीटल्स इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनमें बीटल्स आती है जिनको हम बोलते हैं झिंगुर, झिंगुर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ग्नेट्स, ग्नेट्स। ठीक है, तो झिंगुर कोई अंदर आ गया था क्लास में। ये उड़ने वाला एक छोटा जानवर होता है जो कक्षा में घुस गया था। ठीक है, बट nobody paid any attention to them। तो जो ही झिंगुर कक्षा में आया, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट nobody paid any attention to them। झिंगुर जब कक्षा में घुसे किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मीठू से हम इतने डेडिकेट थे कि
झिंगुर के प्रवेश करने पर भी हमने कोई ध्यान नहीं दिया। मोस्टली आपको पता है जब हम क्लास में होते हैं और अचानक कोई बाहर से न्यू एंट्री होती है तो हम सब लोग उधर ध्यान जरूर देते हैं, बट आज किसी ने ध्यान नहीं दिया झिंगुर के ऊपर। ओके, who worked right on tracing their fish hooks, tracing their fish hooks। छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? ट्रेसिंग their fish hooks। fish hook मछली पकड़ने का कुंदा, मछली पकड़ने का जो कोई भी जो होता है कांटा होता है, उस कांटे का उनको स्केच दिया गया था कि छोटे बच्चे यानी फिशिंग हुक बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाएंगे फिशिंग हुक की। तो छोटे बच्चों को दिया गया था वो काम, वो अपने उस काम में लगे हुए थे, फिश हुक से बना रहे थे वो सारे के सारे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच ही था। क्या? एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच ही था, उसमें पूरा ध्यान लगाए हुए थे। तो कोई ध्यान नहीं दिया बीटल्स की ओर। जब बीटल्स अंदर आए तो सभी छोटे बच्चे भी फिश हुक बनाने में बिजी थे, उन्होंने बीटल्स पे कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वो भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ, और उसी समय छत के ऊपर, ऑन द रूफ, रूफ के जो टू साइड्स होते हैं वो अपर साइड को बोलते हैं रूफ और इनर साइड को बोलते हैं सीलिंग। इनर साइड क्या बोलते हैं? सीलिंग। ओके, तो अवर फैन इज एट द सीलिंग पोजीशन, सीलिंग वाली में हमारे फैन चलते हैं। ओके, और रूफ के ऊपर दूसरा मकान होता है, कोई भी घूमता रहता है। ये दो डबल पार्ट होते हैं, रूफ अपर पार्ट एंड सीलिंग इनर पार्ट होता है। तो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर की बात कर रहा है ये। द पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर कबूतर बहुत धीमी आवाज में कूड आवाज कर रहे थे। कबूतर की आवाज को इंग्लिश में कूड कहते हैं, जिसको हम कुकुड़ बोलते हैं, जिसे भी कू की आवाज बोलते हैं कबूतर। छत के ऊपर आवाज कर रहे थे, लेकिन वो भी वेरी लो, वो धीमी आवाज में थे। ओके, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और कबूतर की आवाज सुन करके मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या सोचा मैंने मन में? क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में आवाज करने के लिए कहेंगे? क्या कबूतरों की लैंग्वेज भी चेंज करवा देंगे वो लोग? ऐसा मैंने सोचा। या कबूतरों की भाषा यही रहेगी जो जिस भाषा में आज वो बोल रहे हैं। मन में सोचा ऐसा। नेक्स्ट पैसेज में आ जाइए नीचे। Whenever I looked up from my writing, जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, लिखते लिखते जब भी कभी बाय द वे ऊपर की ओर मैंने देखा, I saw, तो मैंने क्या देखा? एम हैमर सिटिंग मोशनलेस, एम हैमर गतिविहीन बैठा हुआ था। तो जब भी मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा, एम हैमर गतिविहीन बैठे हुए था, यानी बिना हिले डुले चुपचाप बैठा था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एक बार एक चीज की ओर देखता और दूसरी बार दूसरी चीज की ओर। गेज, गेज मींस होता है टकटकी लगाकर देखना, लगातार देखना, कंटिन्यू, कंटिन्यू है ना, लुकिंग कंटिन्यू एट वन थिंग, जिसको बोलते हैं टकटकी लगाकर देखना। कंटिन्यू एक तरफ देखते रहे, अचानक कोई बोले क्या हुआ तो हम हड़बड़ाते हैं फिर, और फिर बोलते नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही था, तो उसे बोलते हैं गेजिंग, घूरना, जिसको बोलते हैं घूरना। ओके, चलिए, तो एक चीज की ओर एक बार देखता, फिर दूसरी चीज की तरफ देखता। As if he wanted to fix in his mind,
जैसे कि वो अपने दिमाग में हर चीज को फिक्स कर लेना चाहता था। जैसे कि वो अपने दिमाग में हर चीज को फिक्स कर लेना चाहता था, ऐसे वो देख रहा था। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। उस समय जैसा उस स्कूल के छोटे कमरे में हर चीज दिख रही थी, उन सभी चीजों को वो अपने माइंड में स्कैन कर लेना चाहता हो, इस टाइप से हर चीज को वो देख रहा था, क्योंकि आज के बाद मैं इन चीजों को नहीं देख पाऊंगा, ये सोच करके वो उन चीजों की ओर देख रहा था। फैंसी 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 वर्ड को हमने बहुत सुना है। ओके, आप लोग भी इस पे ध्यान दें। फैंसी वर्ड को हमने कहाँ सुना है? ज्यादातर फैंसी वर्ड को हमने ज्यादातर सुना है जो ऑर्नामेंट आर्टिकल होते हैं, आभूषण के आर्टिकल होते हैं, जिनमें हमने इसको सुना है फैंसी वर्ड को। ठीक है, फैंसी वर्ड को यहाँ पे सुना है। जैसे लाइक मैं एग्जाम्पल, फैंसी चूड़ियां हैं, फैंसी चूड़ियां बोलते हैं, है ना। फैंसी कोई भी रिंग होती है, फैंसी नेकलेस होते हैं, ऐसे फैंसी आइटम, जिसकी हिंदी होती है इमेजिन। फैंसी मीन्स इमेजिन। सपोज हिंदी बोलेंगे तो कल्पना करना, कल्पना करना मीन टू से काल्पनिक। क्लियर? फैंसी मीन्स कल्पना करना। तो यहाँ पे वर्ड है फैंसी, कल्पना करिए या सोचिए। For 40 years he had been there in the same place. कल्पना करिए आप कि 40 साल से वो एक ही जगह पर था। आप भी सोचिए कि 40 ईयर्स से जो व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहा था 40 साल से, ठीक है, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, साथ में उसका बगीचा था खिड़की के जस्ट बाहर की ओर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी कक्षा उसके बिल्कुल सामने थी। तो 40 ईयर से वो व्यक्ति बगीचा खिड़की से बाहर की ओर है, सामने कक्षा है, और एक ही स्कूल में 40 ईयर से जो आदमी रह रहा है। तो कल्पना करिए उस आदमी को कितना बड़ा फील हो रहा होगा आज। ओके, तो फैंसी वर्ड को हम यूज करते हैं ओनली आर्टिकल्स के मामले में, कि ये तो फैंसी आर्टिकल है, पता नहीं कब टूट जाएगा, चीजों के मामले में करते हैं, है ना। तो फैंसी होता है कल्पना करना, इमेजिन, सपोज। चलिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक जो उसके सामने था, हर चीज, गार्डन बाहर की तरफ था, क्लासरूम उसके बिल्कुल सामने था, ये हमेशा ऐसा ही था 40 ईयर्स से। Only the desks and benches had been worn smooth. सिर्फ चेंजमेंट हुआ है तो क्या हुआ है कि डेस्क और बेंचेज, डेस्क और बेंच क्या हो गई है? worn smooth, ये चिकनी हो गई है। आपको पता है कि हमारी बेंच वगैरह को डेली यूज करते हैं हम, तो उसके ऊपर स्मूथनेस आ जाती है, नहीं, चिकनाई आ जाती है उसके ऊपर, काफी ईयर से हम कोई चीज को यूज करते हैं। तो बेंचें और डेस्क हैं जो स्मूथ हो गई हैं, बदल गई है, चिकनी हो गई है। बाकी 40 साल से टीचर वही है, क्लासरूम वही है, और उसका बगीचा वगैरह वही है। इतना चेंजमेंट हुआ है तो डेस्क और बेंच में, बाकी वही टीचर एक ही स्कूल में काम कर रहा है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट के जो पेड़ हैं, वॉलनट मीन्स अखरोट, अखरोट के जो पेड़ हैं बगीचे में, वर टॉलर, वो बहुत बड़े हो गए हैं। आपको पता है 40 ईयर्स में तो कोई भी पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो टीचर ने कहीं अपने बगीचे में पेड़ लगाए होंगे, तो वॉलनट के जो पेड़ थे वो बहुत बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन that he had planted himself twinned about the windows to the roof. Hope wine जानते हो आप? Hope wine, आशा की लता,
आशा की लता, होप वाइन, जिसको हम लोग मनी प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी प्लांट है, जो घरों में उगाते हैं और पत्तों की संख्या पे ध्यान देते हैं, है ना। कितने पत्ते हमारे मनी प्लांट में आ गए, उतने पैसे हो जाएंगे घर में, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। होप फाइन होती है, चलते हैं। ये हमारे माइंड को पॉजिटिवनेस देती है, पॉजिटिवनेस देती है। पत्तों की संख्या बढ़ती है तो हम खुश होते हैं कि पत्ते बहुत हो गए हैं, इट मीन्स पॉजिटिवनेस हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आ रही है। बट आपको पता है कि होप फाइन अगर हमने लगाई है, बाय द वे मैं थोड़ा बताऊं आपको, होप फाइन हमने यूज कर रखी है, और बाय द वे उसके सारे पत्ते, टोटल पत्ते फॉल हो जाए, बाय द वे टोटल पत्ते अगर फॉल हो जाए तो हमारे ऊपर क्या बीते, सोचे। इसलिए हम जो भी काम करें पॉजिटिव के साथ करें, नेगेटिविटी हम रखें क्यों? तो अगर होप फाइन से पॉजिटिवनेस आती है तो नेगेटिवनेस भी आती है, बाय द वे अगर उसके लीव फॉल हो गए तो ध्यान रखें। ऐसे काम करें क्यों जिनमें नेगेटिविटी भी साथ में रहती हो, है ना। और ये चैप्टर आएगा, आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक बार चैप्टर आएगा ये मैं पढ़ाऊंगा। एक लड़की भी ऐसे ही होप फाइन के पीछे लग जाती है और कहती है कि जब इस होप फाइन का लास्ट लीव गिरेगा उस दिन में भी मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। बीमार पड़ जाती है वो, और उसने माइंड बना लिया है कि होप फाइन के टोटल पत्ते अगर गिर जाएंगे तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, ऐसा मान लेती है। लेकिन उसकी बात को गलत साबित किया गया था उस चैप्टर में कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो होप फाइन जो उन्होंने खुद ने प्लांट की थी टीचर ने, वो बड़ी हो गई है और विंडो से लिपटती हुई वो छत तक पहुंच गई थी। हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, खिड़कियों से होती हुई वो रूफ तक पहुंच गई थी। होप फाइन रूफ तक पहुंच गई। How it must have broken his heart to leave it all. अब आप सोचिए, इन सारी चीजों को यहाँ पे छोड़ना उसके हृदय को कितना तोड़ देगा, उसके मन को कितना यानी तोड़ेगी ये सब चीजें, कि उसे अपनी होप फाइन भी छोड़ के जानी पड़ेगी, अपना बगीचा भी छोड़ के जाना पड़ेगा, और क्लासरूम वगैरह ये तो बातें हैं, हर चीज छोड़ के जानी पड़ेगी। तो कितना हार्ड होगा वो, ये आप सोच सकते हो। कक्षा में इस समय वो प्रेजेंट तो है, बट उसके मन में क्या चल रहा होगा, वी कैन इमेजिन दिस क्लियरली। अपने आप को वहां पे रखिए, टीचर की प्लेस में अपने आप को रखिए, और फिर सोचिए 40 ईयर्स हम कोई चीज के साथ रहे तो छोड़ते वक्त कैसा बुरा लगेगा, मैं कितना दुख होना होगा। तो कितना बुरा उसे लग रहा होगा, उसके मन को तोड़ रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, to hear his sister moving about in the room above. Above means छत के ऊपर की ओर उनका रूम है, उस रूम में उसकी बहन के इधर उधर घूमने की आवाज को सुनते हुए। अगर छत के ऊपर कोई इधर उधर घूमता है तो उसके पैरों की जो रसलिंग साउंड होती है, पैरों की खिसकने की आवाज, वो सुनाई पड़ती है हमें नीचे रूम में। तो क्लासरूम में ऊपर छत पे उसकी बहन के घूमने की, चलने की आवाज सुनाई पड़ रही है, तो उसे कैसा फील हो रहा होगा। तो बहन ऊपर छत पे जो रूम बना हुआ है टीचर का, उसमें है, क्या कर रही है बहन, वो देखिए, पैकिंग दियर ट्रंक्स, वो उनके बक्सों को पैक कर रही है, यानी अपने सामान को पैक कर रही है बहन ऊपर अपने कमरे में छत पे। तो टीचर के साथ उसकी बहन भी रहती है, वो अपने सामान को पैक करने में लगी हुई है, और उसके इधर उधर सामान को खिसकाने की, चलने की आवाजें नीचे सुनाई पड़ रही है। For they must leave the country next day. तो अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वो अगले दिन इस देश को छोड़ने वाले हैं। तो अगले दिन देश को छोड़ रहे हैं तो सामान पैक कर रहे हैं दोनों, ऊपर बहन छत पे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। But he had the courage to hear every lesson. But he had the courage. लेकिन
पास धैर्य था टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंत तक हर लेसन को सुनने का। किसके पास? लिटिल फ्रेंच के पास, जो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा कभी कक्षा में, आज वो एवरी लेसन को एंड तक सुनने के लिए पूरा क्रेज रखता है, पूरा मन बना के आज उसने अपनी क्लास लेने की सोची है। आज से पहले कभी डेडिकेट नहीं हुआ था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने एक हिस्ट्री का पाठ लिया। राइटिंग हो गया, पहले ग्रामर हुई, फिर राइटिंग किया, राइटिंग के बाद में हिस्ट्री का एक लेसन लिया टीचर। एंड देन द बेबीज chanted their pa baby bobu, ये लैंग्वेज है फ्रेंच, लाइक अपने यहाँ पे हम बाराखड़ी बोले, क का की के जो भी बोले ना बाराखड़ी बोलते हैं, सेम लाइक दैट है। ये उनकी अल्फाबेट को रिसाइट करने के वर्ड है। तो उसी समय जब हिस्ट्री का चैप्टर हुआ, उसी समय जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपनी अच्छी आवाज में चैंटिंग मींस चैंटने की आवाज में छोटे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। रिसाइटिंग, जैसे इंटरवल के बाद में छोटे बच्चों से ग्रुप में रिसाइटिंग करवाते हैं, 2 1 2 2 2 4 बुलाते हैं और फिर लाइन से बच्चे बोलते हैं। ऐसे बाराखड़ी वगैरह चालू हो गई। मिंटू से लास्ट आवर्स का टाइम हो गया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे में पीछे की ओर क्या? ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बुढ़े होसर ने अपने चश्मे पहन लिए। पीछे कमरे में बैठे बुढ़े होसर ने अपने चश्मे पहन लिए, ठीक है, चश्मे पहन लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर को पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी अक्षरों को स्पेल कर रहा था, बोल रहा था बच्चों के साथ साथ, छोटे बच्चों के साथ साथ वो भी शब्दों को बोलने लग गया। ओल्ड होसर था वो भी। You could see that he too was crying, तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। ओल्ड होसर क्या कर रहा था? रो रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे उसके जब वो पढ़ रहा था बच्चों के साथ साथ, ठीक है, रो रहा था। His voice trembled with emotion, भावनाओं में उसकी आवाज भी कांप रही थी, यानी इमोशनल होने की वजह से उसकी आवाज भी कांप रही थी। And it was so funny to hear him, और उसकी उस कांपती हुई आवाज को सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम हंस भी नहीं सकते और मजे को काउंट भी नहीं कर सकते। आवाज तो अच्छी बन रही थी उसकी, तो बड़ा मजेदार आवाज वो बना रहा था, ठीक है। Funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, तो उसकी आवाज इतनी मजाकिया बन रही थी रोते हुए बोलने की कि हम सबको हंसना आ रहा था, लेकिन बजाय हंसने के हम क्या कर रहे थे? एंड क्राई, रो रहे थे, आंखों में आंसू थे सबके बजाय हंसी आने की। ओल्ड होसर की कांपती हुई आवाज को सुन करके हंसी आने के बजाय हम सबके आंखों में आंसू थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे कितने अच्छी तरह से मुझे याद है वो अंतिम लेसन। आज कितने अच्छी तरह से अंतिम लेसन मुझे याद हुआ, ये कह रहा है, ये बड़ा अच्छा याद हुआ मुझे। All at once the church clock struck 12, ठीक उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। चर्च की घड़ी ने 12 बजा दी। अब स्कूल रूम में हम बैठे हैं और चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए, तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि चर्च की घड़ी ने 12 बजाए हैं? ये पुराने जमाने की बात थी, जब घड़ियों में टाइम ना देख करके
टाइम एक साथ इंडिकेट होता था। कैसे? क्लॉक टावर जो होते थे पुराने जमाने में, क्लॉक टावर्स होते थे जिनको हम हिंदी में बोलते घंटा घर। क्लॉक टावर मीन्स घंटा घर। तो चर्च हुआ, मस्जिद हुआ, ऐसे या बड़े जो सिटीज थे, बड़े एरिया थे, उनमें एक ऊंचे टावर बनाया जाता था। उस टावर पे एक घंटी होती जिसको एवरी आवर पीट करके बताया जाता था, यानी स्ट्रक करते थे 1 2 3 4 में बजते उतने उसके ऊपर स्ट्रोक मारे जाते थे। तो क्लॉक टावर होते थे। तो चर्च में 12 बजे तो उन्होंने 12 स्ट्रोक लगाए होंगे, तो काउंट कर लेते थे पुराने जमाने में। तो वो था, चर्च में 12 बज गए, देन द एंजुलस, और उसके बाद में प्रार्थना शुरू हो गई। चर्च में जो ही 12 बजे प्रार्थना शुरू हो गई, और एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, ट्रम्पेट्स विजय घोष, द विनिंग अनाउंसमेंट, उसी समय विजय घोष शुरू हो गया ऑफ द पर्शियन से पर्शियन सैनिकों का या पर्शियन सेना का विजय घोष शुरू हो गया। मिनटों से बाहर की तरफ जोर जोर से आवाजें आना शुरू हो गई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी ड्रिल से वापस लौट रहे थे, तो उनकी आवाजें आना शुरू हो गई। ड्रिल में से इलाके में चक्कर लगा के वापस आना, ड्रिलिंग होती है घूमना। तो इलाके में जो अपना राउंड देख करके वापस आए, उनके वापस आने की जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लग गई उसी समय। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई देने लग गई। बगल से जा रहे होंगे तो आवाज सुनाई देने लग गई। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमल बिल्कुल उदास मन से खड़ा हुआ। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। मिंटू से एकदम सीधा खड़ा हो गया वो अपनी कुर्सी से। और माय फ्रेंड्स ही सेड, टीचर कुर्सी से खड़ा होकर के बोला, मेरे मित्रों, आई 2 बार वो आई बोला, मैं, लेकिन वो पूरा बोल नहीं पाया। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उसको बीच में रोक दिया। जैसे हमारा गला रुक जाता है ना, अपन कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो सुने, मैं कुछ बोलता नहीं है, और मैं करके उसका गला रुक गया, बोल नहीं पाया, वो आगे कुछ बोला ही नहीं। He could not go on, वो आगे नहीं बोल पाया, बोल ही नहीं पाया आगे। Then he turned to the blackboard, और जब बोल नहीं पाया तो ब्लैक बोर्ड की ओर घूमा। टीचर ब्लैक बोर्ड की ओर घूमा, और क्या किया उसने? took a piece of chalk, एक चौक का टुकड़ा लिया, ब्लैक बोर्ड की ओर घूमा, and bearing on with all his might, और अपनी पूरी शक्ति बटोरते हुए, अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए, धैर्य इकट्ठा करते हुए, उसने क्या किया? He wrote as large as he could, जितना बड़ा वो लिख सकता था बोर्ड पे, उतने बड़े बड़े अक्षरों में उसने लिखा। क्या? वाइवे लो फ्रेंड्स, वाइवे लो फ्रेंड्स, बड़े बड़े अक्षरों में। जैसे मैं लिखूं ऐसे, उसने ऐसे मान ले लिखना शुरू कर, वाइवे लो फ्रेंड्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया पूरे बोर्ड पे। वाइवे लो फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस से जिंदाबाद। उसने इंग्लिश में लिखा वाइवे लो फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उसने बोर्ड पे लिखा। देन ही स्टॉप्ड, और ये सारा लिखा, मान लीजिए यहाँ से लिख के आया, यूं लिख के आया, और यहाँ आकर के वो रुक गया, लास्ट कॉर्नर पे आकर वो रुक गया। और क्या किया? एंड leaned his head against the wall, और यहाँ से लिखते लिखते आया, और यहाँ पे उसने एंड किया, यहीं पर अपने सिर को दीवार के पास यूं झुका दिया, सिर को
दीवार के पास झुका लिया जहां पे एंड हुआ वहीं पे झुक, सिर को झुका लिया, क्लास की ओर नहीं देखा और वहां सिर को झुका लिया एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले यहाँ से लिखता हुआ वहां पे गया और यहाँ जाके सिर को झुका लिया बोर्ड के साथ लगा के और बिना कोई वर्ड बोले क्या किया? He made a gesture. Gesture means इशारा, इशारा किया उसने। He made a gesture to us. उसने हम लोगों की ओर एक इशारा किया with his hand, अपने हाथ से। देखिए इधर ध्यान देंगे, इशारा कैसे किया? वो तो झुका हुआ है और हाथ से इशारा किया, यूं हाथ से यूं इशारा किया, देखा नहीं क्लास की ओर और पीछे होकर के यूं इशारा किया। तो मेड ए जेस्चर विद हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा किया हमारी ओर। स्कूल इज डिसमिस्ड, बिना बोले स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त होता है, टाइम ओवर, यू मे गो, तुम जा सकते हो। ये टीचर ने कहा, ऐसे पोस्टर था उसका यूं, और उसने यूं इशारा किया, बोला नहीं स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, ये टीचर ने कहा, बिना बोले जेस्चर में कहा, इशारे में कहा। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कल हम इसकी समरी करेंगे, चैप्टर समरी करेंगे कल, बोर्ड पे आपको बताएंगे। आफ्टर देन हम क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा कल। आज ओनली रीडिंग हुई है, कल समरी होगी, उसके बाद आप होमवर्क कर देंगे। ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम है बेटे। आपके पास मैसेज आया होगा